अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और इस मौसम को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे, जिसमें ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये बड़ा मॉडरेशन सा मौसम चल रहा है और खुशगवार मौसम भी है। और इस मौसम को वैसे भी कहा जाता है कि जनाब खिला खिला सा मौसम है, बाहर का मौसम है, तो इसको भी खूब हमें इंजॉय करना चाहिए। एक और चीज़ है आज जिसके ऊपर हमने बात करनी है। वैसे कहते हैं कि हमें एतदाल में रहकर हर चीज़ करनी चाहिए। तो आज एक ऐसी चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ जो ख़वातीन के मुतल्लिक़ है और उन्हें बहुत पसंद है। वो चाहे खुशी हो, चाहे गम में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो या किसी भी सिचुएशन में हो, अगर वो बाहर जाके ये चीज़ कर लेती है ना तो वो खुश हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ शॉपिंग के हवाले से। शॉपिंग करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग ज़िंदगी में ना नई चीज़ों के इजाफे पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम सबका ही ये हाल है। और कहते हैं जनाब कि जब भी जूते, कपड़े या दीगर ऐसी अशिया की ख़रीदारी की बात आए ना तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक ही दिन में ना सब कुछ ख़रीद आएँ। बाज़ार में नज़र आने वाली हर चीज़ की तरफ हम खींचे चले जाते हैं और कुछ लोग इस मसले में इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि बाज़ार में जाकर ये भूल ही जाते हैं कि जनाब वो असल में ख़रीदने क्या गए थे, बल्कि उसके उलट उन्हें जो जो चीज़ पसंद आती जाती है वो उसे ख़रीदते चले जाते हैं। ख़वातीन की ख़ास तौर पर बात कर ली जाए तो जनाब हमें तो कोई नहीं रोक सकता ना कि अगर हम बाज़ार में चले गए और खाली हाथ घर आ गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करना ठीक है। इसका एक ही लफ्ज़ में जवाब है कि जनाब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके ना सिर्फ हमें माली नुकसानात देखने पड़ते हैं बल्कि उससे ज़हनी सुकून की बर्बादी भी होती है। अब कैसे होती है ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि बाज़ार में चीज़ों की नुमाइश एक ख़ास कारोबारी पस मंज़र में की गई होती है और उनका जो मकसद ही है वो हम सबको लुभाना होता है। और इसीलिए दुनिया भर की तमाम जितनी भी कंपनीज़ हैं ना वो अपने ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट्स पर करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए खर्च करती हैं और उनमें रंग भरंगे नित नए तरीक़ों से हमारी जो नफ्सियात है ना उनको टारगेट किया जाता है ताकि लोग किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें और वो कंपनी उससे मुनाफा कमाए। अब अगला सवाल ये है कि इस जाल से हमने कैसे निकलना है और अपने आप को इससे बचाना कैसे है। अब इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जब भी हम लोगों ने सोचना है कि हमने बाज़ार जाना है ना तो अपने ज़हन को क्लियर रखना है कि हमने फ़लाँ चीज़ लेने जाना है और वो लेकर सिर्फ वापस आ जाना। आई नो बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ होता है ये कि सिर्फ एक चीज़ लेने गए हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ लेकर आएंगे और इधर उधर आपने कोई नज़र नहीं दौड़ानी है। तो आपने समझदारी के साथ एक पूरा बजट बनाना है और उसके बाद आपने देखना है कि ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं। अगर बहुत ज़रूरत की चीज़ है ना तब उसको ख़रीदे, वरना मत ख़रीदे। तो ये आज की छोटी मोटी सी टिप्स थी जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो आपने किस तरह थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश करनी है। इसमें इंक्लूडेड मी भी हूँ, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ। तो ये तो आज का हमारा पैगाम। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब। खाने पीने के हवाले से तो हम बात करते ही रहते हैं। खाना पीना जो होता है ना, जो पकाना होता है, वो आता है सेकेंडरी ऑप्शन। सबसे पहले होता है कि आपका किचन कितना साफ़ है, आपकी फ्रिज कितनी साफ़ है और जो चीज़ें, जो खाने पकाने की चीज़ें आप स्टोर कर रहे हैं उसको किस मेथड के तहत आप स्टोर कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से स्टोर हो भी रही है कि नहीं हो रही है। आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि जनाब खाना तो हम अच्छा बना ही लेते हैं लेकिन उससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है या किचन को साफ़ रखना, हाइजीन का ख्याल रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आज हम बात कर सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हम लोग घरेलू टोटके भी पूछने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में शेफ़ रुखसाना मौजूद हैं और अक्सर वो हमें नए नए डिशेस के बारे में बताती हैं, लेकिन आज कुछ हम लोग किचन की अंदरूनी मामलात के हवाले से बात करेंगे। शेफ़ रुखसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ रुखसाना, जिस तरह मैंने बात की है कि खाना पकाना
सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। सबसे पहले आती है कि आपने उन चीज़ों को किस तरह प्रिपेयर किया है, आपका किचन कितना साफ़ है, आप जिसमें बर्तन जो इसमें पका रहे हैं वो कितने साफ़ है। वाकई ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखें फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है नीटनेस होती है। हम इसकी मिसाल हम अपने आप से ही ले लें कि हम अगर गंदे भी फिरे तो हमें खुद से ही इरिटेशन होना शुरू हो जाती है कि यार हम खुद साफ़ नहीं है, मतलब हम अपने खुद हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो खाना पकाना तो एक ऐसी चीज़ है कि आपने पकाकर दूसरों के आगे भी सर्व करना है। तो मेन प्रायोरिटी तो सफाई निस्फ ईमान है, ये तो आपको पता है, जिक्र भी है कुरान पाक में, हमारी हदीस भी है। तो इसके लिए प्रायोरिटी आप नीटनेस को ही देंगे। हमारे किचन की, हमारे घर की कोई भी चीज़ आपकी साफ़ सुथरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका काम करने को भी दिल करेगा। और आप इंटरनली भी आप खुश होंगे। इस चीज़ की फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग क्रिएट होती है, वो आपके अंदर आती है। तो सफाई तो मस्ट है डेली बेस पर, बल्कि मेरी तो नेचर है कि मैंने किचन में काम जितनी दफ़ा करना है ना, उतनी दफ़ा ही मैंने किचन को नीट करना है। क्योंकि वो पता क्या, जब आपका किचन नीट ही ना होगा, आपको खुद इरिटेट होना शुरू हो जाएगी, आपका काम डिस्टर्ब होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज मैंने यहाँ रखी थी, ये इधर रखी थी। जब तक आप नीट नहीं रखेंगे तब तक आप खुद भी प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज मेंटेन नहीं कर सकेंगे, ना ही बना सकेंगे। अच्छा, ये सर्दियों का मौसम है। अब सर्दियों में हमारे ये होता है कि हम कुछ चीजें जो है फ्रीज भी कर लेते हैं। सिर्फ सर्दियों में नहीं, ओवर द ईयर ही हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, जिसमें चिकन, मटन, बीफ वगैरह आ जाता है। तो इसको स्टोर करने का क्या सही तरीका हो सकता है जिसको हम एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सके? देखिए, हम लोग वेजिटेबल, अब मटर से आप ले लें, आजकल मटर 80 रुपीज़ केजी है, और यही मटर आगे 3 महीने बाद मिलेंगे भी नहीं, बहुत महंगे आपको मिलेंगे। इसका स्टोर करने का आसान तरीका ये है कि मटर को आपने छीलना है, उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने पानी बॉईल करना है। आपने उबलता हुआ पानी नहीं बॉईल करना, हाफ डन पानी बॉईल करना है। उसके अंदर आपने मटर डाल देने और 1 टेबल स्पून आपने उसमें शुगर ऐड करनी है। एक चम्मच चीनी डालनी है। जी अच्छा, इसका चीनी का ये फायदा होता है कि इसकी जो नीटनेस है, इसकी जो कलरिंग है वो डैमेज नहीं होगी, वो ही कलर रहेगा। अच्छा, ठीक है। आपने वो डालकर उसको बिल्कुल माइनर सा आपने बॉईल करना है। फिर इसके बाद बिल्कुल आपने ज्यादा बॉईल नहीं करना, मतलब वो बबल्स ना आए, बबल नॉर्मल वाला रहे, हल्का सा बॉईल करना है। फिर इसके बाद आपने उसको ठंडे पानी में डाल देना है, उसको छानना है अच्छे से। खुश करने के बाद आपने उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने का फायदा ये होता है कि जब आप मटर को आपने टाइट बैग जो होता है ना, जिप लॉक बैग, उसमें आपने डाल देना है, और उससे पहले आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने जिप लॉक बैग में डाला है और उसको फ्रीज कर दिया। ये 6 मंथ तक इसका कलर और मटर बिल्कुल उसका, आपकी जो कहते हैं ना हेल्दी टाइप है, जो उसकी गजाइयत वैसी ही रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि यार फ्रीज करने के बाद वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता, वो इसका कलर डैमेज हो जाता है। इसमें कुछ नुस्खे होते हैं जो इन चीज़ों पर अमल करना पड़ता है, तभी आपकी जो वेजिटेबल है वो फ्रेश रहेगी, उसकी लुक फ्रेश रहेगी। आप उसको 6 महीने बाद भी यूज़ करेंगे, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। कहने वाला, खाने वाला यही कहेगा कि यार ये अभी मार्केट से मंगवाया आपने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपने ऑयल लगाना है और उसको फ्रीज करके रख देना। अच्छा, ऑयल लगाने का फायदा ये होता है कि तो आपकी वेजिटेबल में शाइनिंग रहेगी, और जितना आपने निकालना है ना वो उतना ही आपको आ जाएगा, वो ज़्यादा फ्रीज नहीं होगा। और इसी तरह आपने छोलिया होता है, इसकी भी इसी तरह आपने करना है। अब जैसे भिंडी हो गई है, टिंडे हो गए हैं, इनको आपने हाफ डन 2 टेबल स्पून में फ्राई करना है, जल्दी। अच्छा, टाइम नहीं देना ज़्यादा ना, जल्दी आपने सोते करना है। फ्राई करके आपने इसी तरह आपने टाइट बैग में, आपने जिप लॉक बैग में बंद करके उसको फ्रीज करके रख देना है। अब मैं आपको लेमन से मिसाल दे देती हूँ। लेमन आपको पता है रमज़ान आ रहा है कि अभी आपको पता है ये लेमन मिलेगा और भी ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ये मिलेगा भी नहीं आपको लीमू। आपने इसी तरह लीमू को लेना है और इसको अच्छे से धोना है, बिल्कुल शाइन कर देना, अच्छे से साफ करना, फिर इसको साफ करना है नीट करके। ठीक है। इसमें सिर्फ आपने 2 टेबल स्पून ऑयल लगाना है लेमन के ऊपर, लेमन पूरा लेमन कटिंग नहीं करना है। लेमन को ऑयल लगाकर आप इसको वही जिप लॉक बैग में फ्रीज करके रख दें। अच्छा, आपके 6 महीने साल कहीं नहीं गया, आपका जो लेमन है वो उसकी फ्रेशनेस, उसकी लुक वैसी ही रहेगी।
आपने उसको निकालना है, जितने आपने यूज़ करने हैं आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। हाँ। और उसको आप शिकंजबीन बनाएं या किसी भी आप पर्पज़ के लिए हमारा ये होता है कि चले हम उसका जूस निकाल के किसी बॉटल के अंदर डाल के रख सकते हैं, ये भी है। लेकिन कुछ कहते हैं ना इसकी फादियत कम हो जाती है, इसके अंदर वो फ्लेवर नहीं आता है, क्योंकि वो जूस को फिर आपने जल्दी उसको करना है ना, निकाल कर आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके तरीके हैं। बाकी वेजिटेबल भिंडी का भी मैंने आपको बता दिया। तोरी भिंडी हो गई है, पालक हो गया। पालक को आप बॉईल करके हाफ डन करके बॉईल करके पानी में, उसी पानी में, ज़्यादा पानी में नहीं, उसी पानी में, ताकि वही उसका जो ग़िज़ाइयत है वो उसी में ही रहे। तो वो भी आप फ्रीज करके रख सकते हैं। इसी तरह जैसे आजकल साग भी लोग बना के उसको भी फ्रीज करके रख लेते हैं। फुल डन करके साग को फुल डन करके फ्रीज करके रखें। सिर्फ तड़का ना लगाएं, वो आप तड़का ना लगाएं। जब आपने निकालना है आपने फ्रेश तड़का लगाना है। पालक को भी आपने ऐसे ही करना है। बाकी सब्जियां आपको 2 टेबलस्पून ऑयल लगाना है और उसको लगाकर आपने जिप लॉक बैग में आप फ्रीज करके रखना है। तो ये तो सब्जियों की बात थी। ये जो चिकन, बीफ, मटन ये हम लोग करते हैं, इसको फ्रीज कैसे करते हैं? अच्छा, इसका चिकन का तो आपको पता है कि ये तो आम मिल जाता है और इसको फ्रीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप इसमें विनीगर, लेमन और थोड़ा सा पानी में उसको हल्का सा आपने आप समझ लें कि हाफ कप आपने पानी में बॉईल करके उसको, उसका पानी उसी में ही हो जाए, रिजर्व हो जाए, ठीक है, ऑब्जर्व हो जाए पानी, और आप उसको फ्रीज करके रख सकते हैं। जिप लॉक बैग में रख लें या आप टाइट जार में रख लें या बॉक्स में रख लें। और इसी तरह मटन को भी आप हाफ डन करके रख सकते हो। हाफ डन मीन्स ये कि आपने उसके अंदर विनीगर, लेमन जूस और थोड़ा सा नमक। इससे ये होता है कि इसकी रंगत, खूबसूरती और वैसे ही रहेगी, और जब आप फ्रीज से निकालोगे तो आपको उसको पकाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आपने गोश्त लिया है, उसको वॉश किया है, वॉश करके आपने अच्छा सा धोकर फ्रीज करके रख दिया। लेकिन आप सिर्फ उसमें आप विनीगर और लेमन लगाकर उसी में ही लेमन और विनीगर, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, अच्छा 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लगाकर आप उसको फ्रीज करके रख दें। ओके। वो उसकी जो कहते हैं ना, जब गोश्त फ्रीज से निकालते हैं तो उसकी स्मेल सी आती है, आती है ना, तो वो उससे ये कि लहसुन का पेस्ट जब उसमें लगा होगा, विनीगर लगा होगा, तो वो स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, वो उसकी ताजगी और खूबसूरती ऐसे ही बरकरार रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोग फ्रीज करने की टेक्निक ये है कि आप फ्रीज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें हम कितनी देर के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए? आप 6 मंथ्स के लिए इजीली आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। 6 मंथ्स, 8 मंथ्स के लिए, ये साल तक भी आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपका फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है वो अच्छा होना चाहिए। आजकल आपको पाकिस्तान में पता है कि लाइट का भी इशू बड़ा होता है, वो फिर मेल्ट हो जाता है, ऊपर से भी फ्रिज भी अंदर से सारा ख़राब हो जाता है। थोड़ा इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो बाहर के जो लोग होते हैं उनके पास तो चिलर होता है ना, तो वो बड़े बड़े बल्क में फ्रीज इनको फिर डीफ्रोस्ट करने का क्या तरीका होता है? बहुत से लोग कहते हैं जी निकाला, बाहर रखा, उसके बाद घंटों भूल गए और वो किया, उसका फिर वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका डीफ्रोस्ट करने का सही तरीका क्या है? अच्छा, एक तो ये मैं आपको बताती हूँ, जब आप कोई भी चीज़ आप फ्रीज करते हो, अपने लिए स्टोर करते हो, तो आपने उतना ही फ्रीज करना है जितना कि आपने यूज करना है। जितना पोर्शन आपको चाहिए, आपको चाहिए वही आपने, क्योंकि बार बार रखने से और निकालने से भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं रहता। आपने उतना ही यूज करना। आपने निकाला और तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए आपने बाहर रखना है और उसको पकाने के लिए रखते हो। वही फ्रीज किया हुआ आपने ड्यूरिंग कुकिंग में आपका चिकन, मटन, बीफ पक जाएगा। यस, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें थी जनाब जो हमने शेफ़ रुखसाना से आज पूछा है कि किस तरह हमने चीज़ों को स्टोर करना है, क्या तरीका कार हो सकता है। रुखसाना, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई। जनाब, अब कुछ अपनी सोसाइटी के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे मुआशरे में कुछ अरसा पहले, कह लें कि 1 और 2 डेकेड्स बिफोर कहा जाता था कि जनाब जैसे ही लड़की 20 साल की है या 20 साल से ऊपर उसकी उम्र गई है ना, तो अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। और ना तब इतना पढ़ाई का रुझान होता था, ना इतना करियर ओरिएंटेशन का रुझान होता था कि जनाब लड़की को करियर परसू करवाना है, तो तब शादियां जल्दी करवा दी जाती थी। अब ये मामला आ गया है कि अब हर कोई जो है ना वो करियर ओरिएंटेड है कि पहले हम अपना करियर बनाएंगे और फिर जाके हम शादी करेंगे। तो जैसे जैसे करियर बनता जाता है, आपको पता है कि करियर बनाने में भी काफ़ी अरसा लग जाता है। तो करियर बनाने के चक्कर में आपकी जो एज है ना
वो भी बढ़ती जाती है। तो आपकी लेट मैरिज हो रही होती है, फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। तो क्या आज की सोसाइटी में ये जो रुझान है कि करियर पहले और शादी बाद में, बेशक आपकी एज बड़ी भी हो गई है, डजंट मैटर, तो ये क्या इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? क्या ये दुरुस्त अप्रोच है कि नहीं है? आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उसवा शहबाज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर उसवा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, वेरी वेल। डॉक्टर उसवा, देर से शादी करने की, पहले जैसे मैंने बात की कि पहले कुछ अरसे में कहा जाता था कि जैसे ही लड़की 20 साल की हुई है तो अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तब ये रुझान नहीं होता था कि ज़्यादा पढ़ना है या ज़्यादा करियर बनाना है, अब इसका रुझान ज़्यादा है। तो अब देर से शादी करने का फ़ायदा है या फिर नुकसान हो रहा है? देखिए, अगर हम अपने रिलीजियस उस साइड से आते हैं तो देर से शादी करना जो है वो इज़ लाइक नॉट कोई ऐसी कोई अजीब बात नहीं है। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि शादी जो है उसको टाइम पे करना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए बहुत सारे अहकामात हैं। कहते हैं शादी जो है जवानी का मेवा है, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो होता है ना कि अगर हम उस पर्सपेक्टिव से आते हैं, प्रोडक्टिव पर्सपेक्टिव से आते हैं, तो ठीक है आपकी शादी टाइम पे होनी चाहिए क्योंकि उसके बाद बच्चे होते हैं, फिर ये चीज़ें होती हैं। उस पर्सपेक्टिव से जो एक ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल प्रोडक्शन के एस्पेक्ट से आते हैं, इस तरह की चीज़ करते हैं, तो उसमें लेट मैरिजेस जो है वो इतना कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये कि क्योंकि शादी जो है बड़ा प्रैक्टिकल सा एक रिलेशनशिप है, ये इम्पल्सिव रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम इम्पल्सिव, कई दफ़ा लोग इम्पल्सिव होके जी मेरी एज ज़्यादा हो गई, मैं 25 से ऊपर चला गया, मेरी शादी नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा हम इम्पल्सिवली रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, गलत पार्टनर चूज़ कर लेते हैं। बजाय इसके कि आप गलत पार्टनर चूज़ करें, थोड़ा सा एज आपका अगर मैच्योर्ड हो जाता है, उसके बाद जब आप पार्टनर चूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप मेंटली भी ग्रो कर चुके होते हैं, आप मैच्योर्ड होते हैं, रिश्तों को समझ चुके होते हैं। और अगर आप शादी से पहले किसी छोटे बड़े रिलेशनशिप में रहे हैं तो आपको अच्छे से रिलेशनशिप्स और लोगों की नेचर समझ आ जाती है कि इस तरह की चीज़ है। एंड देन फिर आप जो है ना अपनी पर्सनल फ्रीडम जो होती है उसको आप इंजॉय कर चुके होते हैं। फिर आप एकदम से शादी को क्रेव करते हैं, जिस भी चीज़ को, जिस भी इमोशन को हम क्रेव करते हैं उसको हम फिर वेटेज देते हैं। उसके लिए फिर हम जो है ना बहुत सारी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं। कई दफ़ा लोगों ने शादी में ये भी प्लान किया होता है कि मेरा पार्टनर होगा तो मैंने उसको ये फैसिलिटीज देनी है। अब उसके लिए आपको एफर्ट लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स वो एक लेट मैरिज होगी, तो ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स भी हैं। जहाँ नुकसानात हैं वहाँ पे बेनिफिट्स भी है। लेकिन ये खासतौर पे एक ये जो अप्रोच है, ये एक सोच जो हमारे माशरे में आती है कि जी पहले मैच्योरिटी आने दें फिर शादी करें, वो चाहे बच्चा हो वो चाहे बच्ची हो, दोनों साइड से ये होता है। तो ये मैच्योरिटी वाला क्या पहलू है कि ये किस तरह आती है और फिर जाके, मतलब अभी भी इस माशरे में मैंने देखा है कि जी अर्ली 20s में भी शादी हो रही है और लेट 40s में भी और लेट 30s में भी शादी हो रही है, दोनों पोल्स के अंडर जो है ना शादी हो रही है। तो ये मैच्योरिटी का क्या मामला है इसके अंदर? मैच्योरिटी तो ये मेंटल मैच्योरिटी की बात है ना। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कि ये ज़हनी मरीज़ा है या ज़हनी मरीज़ है। तो मैं डॉक्टर साहब बस यदि शादी कर देंगे तो ठीक हो। एग्जैक्टली ट्रू। वहाँ पे लोगों को वो एक इमेच्योरिटी वाला फैक्टर भी है कि लोगों को, मतलब लोगों ने कई दफ़ा हर चीज़ की दवाई जो है ना, जैसे पैनाडोल, वो शादी रखी हुई है, उसी तरह लड़का काम नहीं कर रहा है, शादी कर दे खुद ही कर लेगा। मतलब आप ये वो पहले नहीं कर रहा तो बाद में करना, बाद में वो कैसे, वो अपने जो पर्सन अपने आप को नहीं संभाल सक रहा, वो मेंटली हैंडीकैप्ड है, वो दूसरे पर्सन को कैसे संभालेगा? आप शादी बड़े जिम्मेदारी वाला रिलेशनशिप है, इम्पल्सिव रिलेशनशिप नहीं। आप ये नहीं कह सकते आज शादी कर ली उसके बाद आई बी ओके तो मुझे कुछ करना नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आपको करनी होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये मेंटल मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर आपकी शादी जो है 30s के बाद भी हो रही है, दैट इज जस्टिफाइड कि आप अगर एक कहते हैं ना एक माइंडेड डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज अ गुड बेनिफिट ऑफ लेट मैरिज। अच्छा, दूसरा एक ये भी मिथ आप इसको कह लें या अप्रोच कह लें, माइंडसेट कह लें हमारी सोसाइटी का, कि कहते हैं जी अगर आप जल्दी शादी कर देते हैं लड़का लड़की की अर्ली 20s में, जब उनका भी उस तरह दिमाग जो
कह लें कि माइंड मेकअप नहीं हुआ होता। कहते हैं ना कि 30s के बाद आपकी आदत पुख्ता हो जाती है, ठीक है, तो अर्ली 20s में आप शादी कर दें तो दोनों मॉडिफाई कर लेंगे एक दूसरे को साथ रहकर, और जब 30s के बाद आप करते हैं तो आप एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, अपनी आदत को चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको उसी के साथ लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो ये भी एक ठीक अप्रोच है क्या? लेकिन आप उस वक्त तक बहुत कुछ सीख चुके होते हैं ना, तो फिर आपको उतनी वो मुश्किल आती नहीं है उसके अंदर। नया जोड़ा जो बिल्कुल 25 से 30 साल के बीच में जिनकी शादी हो गई, वो लड़ते भी वैसे ही हैं, वो झगड़ते भी वैसे ही हैं ऑफ कोर्स। और आजकल की अगर आप बात करें तो लोगों में पेशेंस नहीं है। 3-4 साल के बाद एक बच्चा हो गया एंड उसके बाद आप डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे होते हैं। बहुत सारे यंग कपल्स हैं जो, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है, ना लड़कियों में पेशेंस है ना लड़कों में पेशेंस है। और अगर लेट थोड़ा 30 के बाद हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों की शादियां देख के और हर चीज़ें देख के आप जो है वो मेंटली थोड़ा मैच्योर हो गए कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में मुझे बिहेव कैसे करना है। अब एक ये अप्रोच भी है कि जितना अच्छा आपका करियर होगा उतना अच्छा आपका रिश्ता भी आपको होगा। क्या वाकई ये चीज़ें हैं? अब हमारे मुआशरे में ये चीज़ें देखी जाती हैं? बिल्कुल देखी जाती है, लेकिन इस अप्रोच का एक परसेंटेज है। अच्छा, मतलब हर बंदा इस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा होता। लोगों के और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब अगर लड़की है आपके घर पे, उसकी एज ज्यादा हो रही है तो उसमें डाउरी का इशू हो सकता है। लड़का अच्छा नहीं मिल रहा। आजकल हमारे सोशल मीडिया में ऐसे शहजादे दिखाते हैं ड्रामों में कि लड़कियों की जो है ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा हाई हैं। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, ये चीज इस तरह से दिखाना कि आप बहुत कनालों पे और वास्ट उसके ऊपर प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं जिसमें एक अकेला शहजादा घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट। या फिर आप जी सड़क पे जा रहे होंगे तो वहां से गुजरेगा और वो आपको पसंद कर लेगा, और उसके बाद ये ड्रामाज में इतना ज्यादा फैंटेसाइज किया जा रहा है कि वो ग्लोरीफाई हो गया है उस चीज को। तो जितना आप इन चीजों को फैंटेसाइज करेंगे ना, उतना आपके लिए लाइफ जो रियलिटी चेक है वो मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लड़कियां जो हैं वो इस तरह की चीजें इमेजिन कर रही होती हैं, फिर वो बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को इनकार कर रही होती हैं, बहुत सारी चीजें, और टाइम निकल जाता है। और उसमें ना तो आपका करियर बन रहा है ना आपकी शादी का कोई चीज हो रही है, और फिर एक उसके साथ एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है क्योंकि पेरेंट्स इस चीज़ की फिक्र में होते हैं कि टाइम पे ये जो है इससे हम फ्री हो जाएं इस चीज़ से, और जो बच्ची है वो और तरह के स्ट्रेस में होती है। तो दोनों साइड से जो एक डिप्रेशन क्रिएट हो रहा होता है ना, वो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ ले जाता है। वो वाला जो फैक्टर है वो अच्छी शादियों को, लेट मैरिजेस को लीड नहीं करता। तो ये बहुत कम परसेंटेज है जो लोग, लड़कियां कर रही हैं जॉब करना चाहती हैं और करियर बनाना चाहती हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव बिहेवियर। लेकिन उसमें यह है कि 30-32 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उस तक आप, उसके बाद आप ट्राई करें कि अपने लिए खुद चाहे एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लें। ज़रूरी नहीं है कि आप अरेंज मैरिज करें। हमारे पास चॉइस है, हमारे मज़हब ने हमें इजाज़त दी है इस चीज़ की कि हम बाय चॉइस भी कर सकते हैं ये चीज़। तो मैच्योरिटी इसी में है कि बहुत लेट भी ना शादी की जाए और बहुत जल्दी भी ना की जाए। ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, और इसमें आपका करियर बन रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन ये है कि फिर उसमें ये चीज़ ना हो कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, सोशल स्ट्रेस ले रहे हैं। लेट मैरिज एक डिसीजन है ना, इटसेल्फ एक बहुत हार्ड डिसीजन है, अगर क्योंकि आपको लोगों को आंसर देना पड़ता है। फालतू में हम उन लोगों के लिए को भी आंसरेबल हो जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, जो सिर्फ गॉसिप्स करते हैं। तो फिर उसमें यह है कि आप, अगर आपने डिसीजन लिया है तो स्टैंड ऑन दैट। आपको रीजंस आपके पास स्ट्रॉन्ग, काउंटर आंसर्स आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि मेरे पास ये रीजंस हैं, दैट्स व्हाई आप मुझे डिस्कशन का टॉपिक ना बनाएं। अच्छा, लड़की अगर करियर बना रही है, 30 बाव हो गई है, 30 से ज़्यादा उसकी एज हो रही है, तो उसका रिश्ता नहीं मिलता है, और ऑन द अदर साइड कि अगर लड़का करियर बना रहा है, 30 अबव हो गया, 35 हो गया, तो उसको रिश्ता मिल जाता है, और वो छोटी एज का ही उसको लड़की मिल जाती है। तो ये जो सीन होता है, इसमें आप क्या कहेंगे? उसमें ये है ना कि ये डिलेमा है हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा, कि लड़का जो है अगर 35 का भी हो रहा है, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो कहेगा आई एम नॉट दैट मच मैच्योर्ड बॉय। वो अपने आप को बॉय समझ रहा है, क्योंकि घर सोसाइटी ने उसको लड़का कहना है, उसको आदमी नहीं कहेंगे, उसको मर्द नहीं कहेंगे, उसको मेल में, मतलब उसको कोई इस तरह से नहीं कहे, इस तरह की कोई मैच्योर उसको नेम नहीं देंगे। लेकिन लड़की का ये होता है क्योंकि लड़कियों के साथ अर्निंग को कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये होता है कि बाय चॉइस अगर वो करना चाहे या इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि हम उनके ऊपर लाजिम नहीं करते। कई दफ़ा ख़वातीन बहुत अच्छी जॉब्स कर भी रही होती हैं, उनके हस्बैंड इस चीज़ को एडमिट ही नहीं करते कि आप कोई एफर्ट ले भी रही हैं या कुछ कर भी रही हैं,
उसमें ये है कि ऑफ कोर्स आपके साथ ये चीज़ होती है कि अब वो कहते हैं इसको कमाने की क्या ज़रूरत है, ये शादी करे, और क्योंकि हमने एक चीज़ कनेक्ट करके रख दी है कि ये ज़रूरी है, ये आप कर लें, चाहे वो मेंटली मैच्योर है या नहीं है। अगर वो ज़्यादा हो रही है एज में, हो सकता है उसने अपनी फैमिली को अर्न करके देना, उसके लिए कमाना हो, उसके माँ बाप ना इस काबिल हों कि उसकी डाउरी बना सकें, ये चीज़ें कर सकें। स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए अगर वो जॉब करिए, कोई चीज़ करिए, फिर ये तो हमारा एक सोसाइटी का बिहेवियर होना चाहिए ना कि उसकी स्ट्रगल देखें कि वो क्यों लेट मैरिज है। देन और फिर बाकी तो हम बहुत शुगली लोग हैं सारे, हम आदमी तो 40 साल का भी हो जाए शादी ना हो तो हम कहते जी ये लड़का है। दैट्स अ रॉन्ग मिथ। सही है, मतलब कुछ चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में बहुत बुरे तरीके से प्रिवेल करती जा रही है, जिनको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर उसवा शहबाज हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर उसवा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे जी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं। शुगर आज पाकिस्तान में एक आम मगर एक ख़तरनाक बीमारी बन चुकी है और हर दूसरे घर में कोई ना कोई फ़र्द इस मर्ज़ का शिकार हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ग़िज़ाई आदात और गैर मुतहर्रिक तर्ज़ ज़िंदगी है। हम वो खाते हैं जो ज़ुबान को अच्छा लगे, लेकिन अंदाज़ा नहीं होता कि जिस्म के लिए वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। चीनी, जंक फूड, बेकरी आइटम्स और जो बाज़ारी खाने हैं, ये हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। पहले तो ये हमें शुगर का मरीज़ बनाते हैं और जब ऐसा हो जाए तो यही खाने की आदत उसे मज़ीद बिगाड़ देती है। अब पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद है जो शुगर को संजीदा नहीं लेती है। अक्सर मरीज़ दवा के सहारे जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने को काफ़ी समझते हैं, लेकिन याद रखें कि खुराक और जो आपका लाइफस्टाइल है ना उसमें तब्दीली के बगैर ये मर्ज़ मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। अब सवाल ये है कि शुगर के मरीज़ अपना तर्ज़ ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है और क्या करना लाजमी है। इस सेगमेंट में हमने इस पर बात करनी है और ख़ासतौर पर जो डायबिटिक लोग होते हैं ना उन्हें पट्ठों का भी मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है उनकी और उनके मसल्स क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको किस तरह की कह लें कि एक्सरसाइज करनी चाहिए हल्की फुल्की, जो अगर वो बाहर नहीं भी जा सकते तो घर में वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की हो सकती हैं, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर वर्दा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम गुड, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ साथ डॉक्टर नूर फातिमा ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नूर, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। वर्दा, आप इसे स्टार्ट करूँगी। जी जी जी। शुगर, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिस तरह मैंने बात किया, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है कि हर घर में एक बंदा तो ज़रूर है, लाजमी है, जिसको शुगर का मर्ज़ है। अगर शुगर नहीं भी है तो वो बॉर्डर लाइन पे तो ज़रूर होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की चेंजिंग्स अपनी डाइट में हम लेकर आ सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बताती चलूँ कि अगर कोई पेशेंट बॉर्डर लाइन पे है या प्री डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। प्री डायबिटीज़ सिर्फ आपके अच्छे लाइफस्टाइल से। अच्छा, जब लाइफस्टाइल का जिक्र आता है ना तो 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा अहम है कि एक तो आप क्या करें कि अपनी डाइट को रेगुलर करें, उसमें वो न्यूट्रिशन लें जो उस बीमारी पे सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए सबसे ज़रूरी और अहम टिप ये है कि जिस टाइम वो सुबह उठें तो अपने दिन का आगाज़ डायरेक्ट नाश्ते से नहीं बल्कि किसी भी फाइबर वाले फूड से करें। उसमें चिया सीड आप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर मिल जाता है हमें मार्केट से, फाइबर डाल के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेब छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर फाइबर मौजूद है। उससे क्या होता है कि जब आप फाइबर खाली पेट लेते हैं तो इसबगोल भी खाते हैं, दही में डाल के वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल, दही में डाल के आप इसबगोल। अच्छा, लेकिन जो दही होता है ना उसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट वाला आ जाता है, तो इट्स बेटर कि हम पानी के साथ इसबगोल खा ले। तो जब कोई भी हम फाइबर लेंगे खाली पेट तो क्या होगा कि जब हम नाश्ते में कार्ब्स
लेंगे हमारा शुगर लेवल डाउन हुआ होगा, तो कार्ब्स लेंगे तो फौरन आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ सबसे अहम है सफेद मैदा, उससे बनी तमाम अशिया और आर्टिफिशियल शुगर्स। अच्छा, अब होता क्या है मुनीबा, जब मैं क्लिनिकली बताती हूँ ना सफेद मैदे वाली चीजें नहीं, वो कहते हैं डॉक्टर वरदा हमने स्किप कर दी है। लेकिन करते क्या है कि मोस्टली जो गलत कि हम जो रोटी है वो सफेद आटे की खा रहे हैं, हम नान है वो सफेद आटे की ब्रेड खा रहे होते हैं, ब्रेड बिल्कुल खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस, अब सफेद मैदे से बनी चाहे पिज्जा खा लें चाहे सफेद मैदे की रोटी खा लें, तो इट्स इक्वली अफेक्ट योर आपकी इंसुलिन को वो रेजिस्ट करेगी। उसके साथ साथ जितनी चीजें चीज से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाती हैं। और वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट है वो इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो इसका कोई ऑल्टरनेट हो सकता है कि अगर वो बॉर्डर लाइन पे हैं या प्री डायबिटिक हैं तो? अच्छा, सबसे पहले जो हमारी स्टेपल फूड है रोटी, हर इंसान खाता है, तो आपने अपनी रोटी को ही मॉडिफाई कर लेना है। अगर आप डायबिटीज के करीब हैं या डायबिटिक हो चुके हैं, आप रोटी को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं? आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं। जो खाली गंदम होती है उसके अंदर ग्लूटेन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने गंदम के आटे के अंदर ही जौ का आटा मिक्स कर लें, थोड़ा सा बेसन का आटा मिक्स कर लें। हाँ, उससे क्या होगा, जब ये आप आटों को मिक्स कर लेंगे तो वो एक तो वो प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथनिंग बेहतर होगी, डाइजेस्ट बेहतर होगा वो। और उसके साथ साथ दूसरी चीज जो है, मैं अपना प्रोटीन इंटेक बेहतर रखें। जब हम प्रोटीन इंटेक बेहतर रखते हैं तो शुगर की वजह से मसल्स के जितने मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, चलिए रोटी का तो अल्टरनेट आपने बता दिया कि मल्टीग्रेन आटे की आप यूज कर लें। चावल का क्या करें? चावल भी एक स्टेपल फूड है हमारा, हम उससे नहीं जान छुड़वा सकते। बिल्कुल। तो चावल, व्हाइट चावल की जगह ब्राउन राइस यूज कर? बिल्कुल, एग्जैक्टली ब्राउन राइस। और उसके अलावा वो लोग जो ऑब्वियसली ब्राउन राइस भी नहीं ले सकते, तो आप अपने व्हाइट राइस जो है उसकी पिच 3 बार निकालें। अच्छा, 3 बार, ताकि उसका मैक्सिमम स्टार्च कंटेंट निकल जाए। और उसके साथ यह है कि पोर्शन कंट्रोल इज द बेस्ट की। आप पोर्शन अपना जो है उसको कंट्रोल कर दे। अगर आप एक बड़ी प्लेट चावलों की खाते हैं तो छोटी खा लें। 6 चम्मच से ज्यादा चावल का इंटेक नहीं हो। मतलब अगर आपने ब्राउन राइस पे शिफ्ट नहीं करना तो आप अपने बॉइल्ड राइस खा सकते हैं और उसकी पिच जो आपने 3 दफा करनी है। ठीक है, चलिए ये तो होगी थोड़ा बहुत कि खाने पीने के हवाले से एहतियात कैसे करनी। जिस तरह डॉक्टर वर्दा ने कहा कि क्रैम्बिंग और आपके मसल स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आप डायबिटीज का शिकार है, तो डॉक्टर नूर हमें बताइए कि जो लोग इस वक्त हैं डायबिटीज का शिकार, उनके बहुत लेथार्जिक भी फील करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है मसल्स की, क्रैमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए क्या वो कर सकते हैं इजी वे? बेसिकली होता ये है कि जब डायबिटीज़ होती है ना, जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना, ख्याल नहीं कर रहे हैं खुराक क्या ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, कुछ को कोलेस्ट्रॉल होता है, तो डायबिटीज़ जो है ना वो डायरेक्टली आपके पट्ठों के ऊपर असर करना शुरू हो जाती है। अब जब पट्ठों पे असर करती है ना, वो 3 तरह से असर करती है। कुछ लोगों को पट्ठों की कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, कुछ के हाथों पैरों में टिंगलिंग सी नमनेस आना शुरू हो जाती है, हाथ जलना शुरू हो जाते हैं, कुछ को ऐसे लगता है सुइयां चुभ रही हैं। सुबह जैसे यूजुअली उठते हैं तो उनके हाथ जो है वो खुलते नहीं है, अक्सर औकात ऐसे हो रहा होता है। कुछ लोगों की आईसाइट बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी आ जाती है यहाँ पर, जो उनको इफेक्ट करना शुरू कर जाती है। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये भी होता है कुछ लोगों की डाइजेस्टिव जो उनके प्रोसेसेस हैं वो ऑल्टर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे रात को सोए अक्सर ऐसे होता है, वो एक ब्लॉटिंग हो जाती है, फार बोलते हैं उससे पंजाबी और उर्दू में, दिल नहीं करता कुछ खाने का, इस तरह की चीजें आती हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में आती हैं। अब करना क्या होता है इसमें, आपने सबसे ज्यादा जो चीज पे फोकस करना है वो ये है कि आपने अपना आपने अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है, उसे आपने बढ़ने नहीं देना। खुराक का आपने ख्याल रखना है, आप क्या करें। अब होती क्या चीजें जो कॉम्प्रोमाइज है, जब आपकी हिस्से है ना कम होना शुरू हो गई हैं, आपको ठंडा गर्म ये चीजें आपकी कम हो जाती है। हाँ जी, वो कम हो गई हैं, आपको फील नहीं होगा कि हाँ जी किस तरह से मैं ज्यादा गर्म को हाथ तो नहीं लगा गया, कुछ ऐसा नहीं कर गया। और कुछ लोगों में ऐसे होता है कि उनका फोकस खराब होना शुरू हो जाता है, चलते हुए उन्हें पता नहीं चलता है कि कैसे चल रहे हैं, एकदम से डिजीनेस होगी, ड्राउजीनेस फील होना शुरू होगी, इस तरह की चीजें आती हैं। तो इन सारी चीजों को केटर करने के लिए आपको करना होता है कि आपको अपनी रेंज ऑफ मोशन एक तो पूरी रखनी है। अब रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है कि आपको देखना है कि आपका जो एक लिम्ब है वो प्रॉपर मूव कर रहा है, ये मेरी पूरी रेंज है। ये मेरी एक रेंज है। आप देखिए कि आपकी ये रेंज पूरी आ रही है, एल्बो है, आप पाँव का अगर ले रहे हैं तो आप देखिए पाँव को जब आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ये मेरा पाँव है,
ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो देखें आपका क्या पाँव पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है। Okay. आपको अपनी रेंज पूरी रखनी होती है, आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग अपने मसल्स की करते रहना होता है ताकि आपके मसल्स का स्ट्रेच जो है वो रहे, उसकी इलास्टिसिटी रहे, ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी होती है। Okay. अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक डायबिटिक इंसान है, वो उसे चलने में इशू हो रहा है, तो आपने क्या एक्सरसाइजेज अपनी ऐड करनी है, आपने चलते हुए अपने पाँव के बिल्कुल आगे अगला पाँव रखना है। अच्छा। साथ उसके आप कोई ऐसा कोई चीज ले सकते हैं, कोई रॉड ले सकते हैं, कोई स्टिक ले सकते हैं, ठीक है, सहारा ले ओके, सकते हैं। ओके। आपको ये करना है। उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपने पैरों के ऊपर, जैसे आप खड़े हैं ना, आपने अपनी हील्स को ऊपर की तरफ करना अपने है, टोज पे आ टोज जाना है, पे आ आपने, जाना है और ओके। हील्स को ऊपर की तरफ ठीक करना है, है। किसी चीज का सहारा लेकर, बिना सहारे के ओके, नहीं करना, ठीक क्योंकि है, डायबिटिक ठीक है, है। गिरेगा चोट लगेगा तो जल्दी हील भी नहीं होगा। उसके अलावा यही एक्सरसाइज अब आपने उसको रिवर्स करना है, जैसे आपने हील्स ऊपर की थी, अब हील्स आपने पे खड़े toes होकर ऊपर टोज करने को हैं। ऊपर कर देना ओके। आपने। ये आपने अपनी रेंजेस पूरी करनी है, आपने अपनी स्ट्रेचिंग पूरी करनी है। फिर एक और बड़ा आसान सा स्ट्रेच होता है, उसमें आपने करना क्या होता है, आपने सिंपली सीधा बैठना है, अच्छा। आपने अपना पाँव आगे करना है, ओके। पाँव को आगे करने के बाद आपने अपनी टोज को आगे से उठा देना ठीक है, है। उठाने के बाद आपने अपनी कमर को आगे की तरफ लेकर आना है। अच्छा। इससे आपको पूरी अपनी टांग में स्ट्रेच एक फील होता है। वो जो स्ट्रेच है वो आपकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखेगा, आप इजीली चल सकेंगे। इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है जो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। और वॉक सबसे वॉक इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, ये सिर्फ वो लोग नहीं है कि जो डायबिटीज का शिकार हो गया वो करें, ये प्री डायबिटिक Pre-diabetic भी कर सकते हैं, normally भी कोई भी कर नॉर्मली भी सकता हम है। भी कर सकते हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी कर सकते बिल्कुल हैं, कर अपनी सकते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए या फिर जो आपके मसल्स को थोड़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर नूर, क्योंकि लास्ट में चल रहा है, तो मुझे बताइए कि जो आपने एक्सरसाइज बताई है, इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज है जो डायबिटीज के पेशेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो वॉक Walk अपनी कर लें। लाइफ में लाजमी ऐड ठीक करें, है। क्योंकि जब आप वॉक करेंगे, माइंडफुल रह के वॉक करेंगे ना, 50 अबव होते हैं ना, उनसे तो इतनी एक्सरसाइज होती नहीं, तो वो वॉक कर ले उनके लिए बेहतर है। वॉक कर ले उनके लिए बेहतर है, माइंडफुल रह के। अच्छा। क्योंकि जब आप माइंडफुल रह के वॉक करते हैं ना, वो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप ये समझे कि मैंने सिर्फ वॉक करनी है, मेरे लिए जरूरी है, दवाई की तरह करनी है, वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी। वॉक करें, अपनी रेंजेस को खुद पूरे रखें, अपने साथ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज ऐसी ऐड रखें जो आपको चलने पे आपको चलाता रहे। सिर्फ कि आपको फिजिकल एक्टिव रखे। तो एक वही है कि जनाब आपने अपनी खाने पीने की आदत बेहतर करनी है, और दूसरा हल्की फुल्की वॉक, फिजिकल एक्टिविटी को जो ना इंक्लूड कर लें, तो इंशाल्लाह आप इन सारी चीज़ों से जो है ना बच सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर वर्दा सिकंदर और डॉक्टर नूर फातिमा मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया Thank you so कि much आप for यहाँ having पर us. आई और डायबिटीज़ के बारे से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात करते हैं, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो मौसमियाती तब्दीलियाँ जो रूनुमा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बारिशें मामूल के मुताबिक इतनी ज़्यादा कम हो रही हैं कि सर्दियों की बारिश तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखी है। पहले देखते थे कि दिसंबर में, जिसको भीगा भीगा सा दिसंबर कहा जाता था, कि उसमें बारिशें हुआ करती थी और सर्दी की एक नई लहर देखने को मिलती थी। अब सर्दी मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने के लिए सिर्फ आई है इस साल, और अब देख लें आपके मौसम किस तरह पलटा खाता जा रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जिसको हम संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि खुश्क साली सी सूरत हाल जो है वो पैदा होती जा रही है। इसके लिए हमें किस तरह के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा। बारिशें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको पता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 तक जो है ना वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज सुहेल कैसर साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे जानते हैं कि जनाब ये सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है या हो भी सकती है कि नहीं। सुहेल साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे बहुत आप? ठीक शुक्रिया, है, बहुत शुक्रिया अल्लाह। सुहेल साहब, सर्दियाँ जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, इतना इंतज़ार किया है, तो मेरे ख्याल से चंद रोज़ के लिए ही आई हैं। मैंने तो ज़्यादा नहीं विटनेस किया। अब तो पलटा खाता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है टेम्परेचर। तो इसको क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं ना, कि अब हम उसके निर्गे में आ चुके हैं। आ नहीं चुके, बड़े अरसे से आ चुके हैं। ये कोई अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जो अब हमें चौंका दे, इसलिए कि ये तो एक तवील अरसे से सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अभी ना मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, ये डायबिटीज़ के हवाले से बड़ी अच्छी उसमें टॉपिक थी।
इसी तरह आप मतलब हार्ट डिजीज़ या आप मतलब एक्सरसाइज या उस पर। अच्छा, ये जितनी डिबेट्स होती हैं ना, ये एक मखसूस सर्कल के लिए होती हैं, मतलब ये उनके लिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो अगर आप हार्ट इश्यूज़ पर बात करते हैं तो उनके लिए जो ठीक। लेकिन मौसम एक ऐसी चीज़ है जो सबको हिट करती है। ऐसा ही है। अच्छा, इंसान, द्रेन, ट्रेन, प्रेन, बड़े बड़े पुल और छोटी छोटी रोड, दरख्त, सारी चीजें, हाँ, किसी चीज़ का नाम ले लें कि हर चीज़ के ऊपर मौसम जो होता है असरअंदाज होता है। इससे आप इसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाएं, आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाएं और आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। क्या बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर शायद अभी तक इसको वो अहमियत मिल नहीं सकी। अच्छा। जो बहुत सारे मैंने फॉरेन कंट्रीज़ की जो न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं, मैंने उनमें देखा है कि मौसम जो है हेडलाइन में शामिल होता है। जी। अब खैर इस हवाले से सूरत हाल पहले से बेहतर है कि मतलब बेशतर टीवी चैनल्स जो हैं सुबह के औकात में मौसम की सूरत हाल से आगाही फराहम करते हैं नाजरीन को, और उससे बहुत फिट रहता है। मतलब अभी मेरी बेटी ने 12 फरवरी को इस्लामाबाद जाना, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि इस्लामाबाद का कैसा वेदर होगा। मतलब ज़्यादा हॉट तो नहीं होगा, मैं मतलब स्वेटर या जैकेट ज़्यादा कोल्ड तो नहीं होगा, लेकिन मतलब इस तरह अवेयरनेस आ रही। लेकिन असल मसला ये है कि जिनकी तरफ से अवेयरनेस आने के दावे किए जाते हैं या जो इफेक्टिव लोग हैं, उनकी तरफ से वो एक तशवीश देखने में नहीं आ रही कि जो हम एक अरसे से सब कह रहे हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की जद में शिकार हो रही है, बिल्कुल। लेकिन जो पहले 10 ममालिक हैं जो बहुत तेज़ रफ्तारी से क्लाइमेट चेंज की जद में हैं, उनमें पाकिस्तान का शायद 5वां या 6ठा नंबर है। तो पाकिस्तान में इसकी तब्दीली की रफ्तार बहुत तेज़ है, हर चीज में ये होता है। बीमारियों में भी पाकिस्तान सबसे आगे है, क्लाइमेट चेंज में भी सबसे आगे है, बेरोजगारी में भी सबसे आगे ये तो ये आलम है ना, वो आलम लोहार साहब का बड़ा पुराना एक गीत था, वो दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी नू सुनाईदा, आपने ये सोचा आप ही डूब जाइए। सो अब होता ये है कि सूरत हाल का नतीजा ये निकला है कि देखें जो मानसून गुजरा उसमें मामूल से ज़्यादा बारिशें बरस गई, शायद 52% ज़्यादा बारिशें। मुझे लगता है सर्दियों की बारिशें भी उसी मौसम में बरस गई। हाँ जी। अच्छा, उसमें ज़्यादा बारिशें बरसी मामूल से, तो उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 15 जनवरी 2025 तक, यानी 1 सितंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक मामूल से 40% कम बारिशें बरसी। उसमें ज़्यादा बारिशें बरस गई, इसमें कम बारिशें बरसी। ठीक है। और पंजाब में तकरीबन ये जो कमी का तनासुब रहा बारिशों में, ये 42% था। सिंध में 52% था। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब निस्फ मिकदार में बारिशें बरसेंगी तो उसके आफ्टर ऑल इफेक्ट्स तो आएंगे सामने। उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं कि गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में जो मिनिमम टेम्परेचर हुआ करता था वो 3-4-5 मतलब इतना हुआ करता था, ठीक है, रेंज में हुआ करता था। और अब ये अभी से 7-8-9 तक मैं मिनिमम, आज भी मिनिमम 8 है, मैं मिनिमम की बात कर जी। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 21-22 तक जा पहुंचा है। और आज 25 है, आपको पता है? फरवरी की 6 तारीख है, आज मैक्सिमम 25 जाएगा, 25 जाने का इम्कान है आज। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है। और ये वो सूरत हाल है जो हमें आने वाले मौसम गर्मा का अहवाल भी सुना रही है कि भैया तैयार हो जाओ, कि मौसम गर्मा जो है ना 50 से भी ऊपर क्रॉस करने क्या सूरत हाल बनने वाली है। अच्छा, ये एक सानवी सी दरमियान में बात है कि ये जो आपने कहा ना कि 50 से ऊपर क्रॉस करने वाला, होता ही है कि उमूमी तौर पर जब जून जुलाई के दिन चल रहे होते हैं तो टेम्परेचर 43, 44, 45 तक जाना ना। अच्छा, ये वो टेम्परेचर होता है जो रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, लेकिन जो फील लाइक होता है वो 50 तक ही होता है, 50-51 के करीब होता है जो आप महसूस कर रहे होते हैं। उसकी बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं, मतलब ज़मीन से जो तपिश हो रही होती है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती है, फिर आलूदगी है ये शायद। अच्छा, और इसी का एक और नतीजा आलूदगी की सूरत में भी सामने आ रहा है
कि अभी आप देखें कि आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मरतबा फिर 300 की सतह तक जा पहुंचा और अब तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कुछ अर्सा पहले हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जी कि हम जो हैं मतलब वैसे ही बहाने तराशते रहते हैं जी कि वो जी फलां की वजह से ऐसा हो गया, फलां वो जी वो भारतीय पंजाब से जो हवा आती है तो उससे और मुल्तान में तो 2000 की सतह से क्रॉस कर गया, लाहौर में इस सीज़न के दौरान 1591 तक जा पहुंचा। ठीक है, तो उस वक्त तो हम ये कहकर बच गए कि भैया वो अपना भारत की तरफ से और फैक्टर वो था भी जी। लेकिन मसला ये है कि अब अगर लाहौर का आप एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखते हैं तो अब तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, अब तो कोई उस तरफ से नहीं आ रहा, अब तो कोई फॉग भी नहीं है, अब तो लेकिन आलूदगी जो है वो फिर भी काबिल इत्मीनान सतह तक उसका तनासुब नीचे नहीं आ रहा। तो ये सारा सिलसिला एक वसी तनाजुर में जब हम देखते हैं तो फिर हम यही कहते हैं कि यानी मुझे कुछ शक था कि शायद ये कोई मामूल की बात होती होगी, तो मैंने मेट ऑफिस के एक आला अफसर से रबता किया तो मैंने उनसे कहा कि सर हम इन तमाम सूरत हाल क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में कि ये सारा, और फिर उन्होंने भी इस बात की वजाहत की कि वैसे पूरी दुनिया ही इसकी जद में है लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान में सूरत हाल ज़्यादा क्या वजह है कि पाकिस्तान इसकी ज़्यादा जद में है? बाकी दुनिया भी इफेक्ट हो रही है लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इसमें ना कुछ एक तो जोग्राफियाई जो महल वकूअ होता है उसका एक बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, और दूसरा जब आप एक प्लानिंग के बगैर कोई काम करते हैं ना तो उसमें फिर सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हो जाती है। मतलब हम लाहौर में जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो भी आप देख लीजिए कि कितने अरसे से हम सब पीट रहे हैं कि भाई जो आलूदगी है उसमें सबसे बड़ा जो वो व्हीकल्स का होता है। हाँ जी। ठीक है कि आप व्हीकल्स जब 45-50% तक उसका शेयर होता है तो उसको कुछ इस तरह का कोई ऐसा करना चाहिए कि इसका शेयर कम हो। अब लाहौर तो मतलब जितना ये वसअत इख्तियार कर चुके उससे आगे भी मतलब मजीद वसी हो रहा है। हाँ जी। और जब जितना ये वसी होता जाएगा ट्रांसपोर्ट में उतना ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। ट्रांसपोर्ट में कोई बेहतरी आ रही है? ये इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ रहे हैं, 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा ये आगाज। ये तो बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ साथ अभी आप देखिए कि अब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में गवर्नमेंट ने दी है ना, गवर्नमेंट ने भी दी हैं और लोग खरीद भी रहे हैं खुद भी। तो और उसके बाद फिर जो पेट्रोल की क्वालिटी है उसका हाल भी बुरा ही है कि उससे जो पोल्यूशन यही साइलेंसर से जो निकलती है, हाँ जी, जितनी पुअर क्वालिटी होगी उतना ज्यादा धुआं जो है ना वो निकलेगा, इमिशन होगी उसकी, ठीक है, उतनी ज्यादा उससे होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टाउन प्लानिंग जो होती वो मतलब वो बड़ी अहम चीज़ है। और अभी आप देखिए कि हम पढ़ते भी रहे हैं कि हमारे तो दीन में भी ये हुक्म है कि अपने शहरों को एक मुकर्ररा हद से आगे ना बढ़ने दो, ये नहीं जब वो उस मुकर्ररा हद से आगे बढ़ने दो नए शहर बसाओ। अच्छा, हाँ, मतलब ये हमारा तो शहर ही पता नहीं कहाँ से शुरू होता है और अब कहाँ पे खत्म हो रहा है। ये हदीस है कि जब अपने शहरों को मुकर्ररा हद से आगे ना बढ़ने दो और जब ऐसा हो तो फिर नए शहर जो है आबाद कर लो। तो मसला ये है कि हमारे तो दीन में हर चीज़ को खोल खोल के बयान कर दिया गया, हर चीज़ की जज़ा और सज़ा और उसके आफ्टर फैक्ट्स और सारी चीज़ों को बयान कर दिया गया। अब हम उस पर ना अमल करें, मतलब रात ही एक महफिल में डिस्कशन हो रही थी, मैं कह रहा था कि देखिए जो मौलाना हजरात हैं या जो मुआशरे को सुधारने के लिए जो बात करते हैं तो लोगों से कहते हैं वो देखो इंक्रोचमेंट ना करो, खुदा का वास्ता है, ये दूसरों के हुकूक को सल्ब करने वाली बात होती, कोई नहीं सुनता इंक्रोचमेंट। लेकिन अब जैसे ही अब ये हरकत में आया है, गवर्नमेंट हरकत में आई तजावजात के हवाले तो सारे मतलब क्या कहना चाहिए कि मतलब वो अजलों से सब कह रहे हैं वो तो इंक्रोचमेंट बुरी चीज होती है, ये लोगों के लिए परेशान, लेकिन कोई उस पर कान नहीं धरता। अब जब वो ये दुनिया का कानून हरकत में आया तो फिर सारे सीधे हो रहे हैं, सारे आ गए। तो मसला ये है कि ये जो देखें दुनिया चलाने के लिए एक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ना, जब आप उस सिस्टम को ओबे करेंगे तो दुनिया चलेगी। एक लार्जर स्केल पे वो काम कर सकते हैं, वो क्या काम है जो फौरी तौर पर वो कर सकते हैं? उन्हें तो लगता है जनाब ये मौसमियाती तब्दीलियों में सारे पूरी दुनिया जो है ना वो इफेक्ट हो रही है तो हम ऐसा क्या ही काम कर सकते हैं? नहीं, काम अगर करना हो तो वो पहले ना करने इस चीज को। असल में एक चीज होती है, एक संजीदगी नजर आती है जब आप कोई एक
वो कहते हैं किसी के आप किसी के ज़ार ताज़ियत के लिए जाए ना तो रोना ना आता तो कम से कम रोने वाला मुंह तो बना ले ना, हाँ। कि अगले को पता चले कि यार कि भाई इसको एहसास है या फिर इसने हाँ दुख है तो अब ये हुकूमत नहीं करना है। जब देखें ना, अब तजावजात का इशू कितना था पंजाब भर में, हाँ जी। तो जब हुकूमत हरकत में आई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट हुई। हाँ, तो अगर हुकूमत इसमें मौसम क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपने वो लॉन्ग टर्म इक़दाम नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो अपने जंगलात के रकबे में इजाफा करना है। अच्छा। ये इंतहाई ज़रूरी है, मतलब ये मेरा टॉपिक है, प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहाँ पर हमने ऐसी प्लानिंग की है कि हम अपने जंगलात का जो रकबा है उसमें इजाफा करें, शहरियों को हम तरगीब दें। और वैसे भी अब शहरों में जगह रह कहाँ गई जहाँ पर आपने आप बागात बना सकें, तो दरख्त सारे काट दिए हमने। जब बड़े बड़े मंसूबे बने, मतलब एक ऐसा मंसूबा बना जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की लोगों को सहूलत तो हासिल हुई, लेकिन जो माहौलियाती माहिरीन थे उन्होंने कहा वो इससे बर्बाद हो जाएगा शहर, इससे ना बनाएं, खुदा का हो गया ना बनाएं। लेकिन कर्जा लेके, बहुत ह्यूज कर्ज लेके वो बना दिया। अब वो मुसलसल प्रोजेक्ट खसारे में जा रहा है और उसके पैसे भी मेरी और आपकी जेब से जा रहे हैं। ये तो एक अलग इशू, और इसका जो माहौल पर असर पड़ा है वो अब अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हमारी रावी का क्या हाल है? रावी को तो आप ख़त्म समझें ना। देखिए, रावी को तो हमने, लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन है कि इंडिया पानी नहीं छोड़ता रावी में। देखें, जो सिंतास मुआहिदा हुआ था उसके तहत जो हमारे 3 मशरकी दरिया हैं वो हमने होली सोली भारत को बेच दिए। वो छोड़े ना छोड़े पानी, वो उन्हीं की सवाबदीद है। हम उनको नहीं कह सकते हैं कि भाई पानी छोड़ो। बिल्कुल। देखें, सतलुज पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दरिया था, वैसे तो अब भी है। जो दरियाए ब्यास है वो सरहद से परे ही सतलुज में मिल जाता है। तो फिर ये दोनों दरिया इकट्ठे होकर पाकिस्तान में इतना बड़ा दरिया है। कभी आप कसूर के पास जाकर देखें, वो दरियाए सिंध के बाद दूसरा सबसे बड़ा दरिया दरियाए सतलुज है। ठीक है, कहाँ तक बहावलपुर और कितना रकबा से राब करता। और एक रावी, ये जो तीनों दरिया हैं ये हमने इस मुआहदे के तहत इसके पानी पर पूरा इख्तियार तस्लीम कर लिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसमें थोड़ी सी जो एक मखसूस मिकदार में पानी है वो आता रहना चाहिए था, ताकि जो दरियाई हयात है उसको पानी मिलता रहे। ये हर पूरी दुनिया में होता है, लेकिन अब आई डोंट नो जो किस तब वो बनाने वाले पॉलिसीज किस तरह का मुआहिदा बना के गए हालात में। लेकिन इसके फायदे भी हैं। इसका फ़ायदा एक तो ये हुआ कि अगर ये मुआहिदा ना हुआ होता तो शायद पानी के मामले पर हमारी भारत के साथ और कितनी भी जंगें हो रही होती हैं अभी तक। हाँ। कि पानी का मामला है जो उसने रोक दिया शायद जी। तो उस मुआहिदे का फ़ायदा ये हुआ कि इसमें एक देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ज़्यादातर मौके पर कशीदगी ही रहती, लेकिन इसके बावजूद जो मुआहिदा है वो अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि इसकी जो ज़मानत है वो बरतानिया और वो जो आलमी बैंक और उन्होंने दी हुई है, तो इसलिए वो मुआहिदा बरकरार रहा है। 65 और उसके बाद 71 की जो बड़ी वार हुई उस दौरान भी इस मुआहिदे को कोई वो नहीं पहुंचा और इससे नुकसान। इसके तहत जो मगरबी दरिया हैं जिनमें जेहलम, सिंध और चनाब आता है, उसके पानी पर पाकिस्तान का इख्तियार है, लेकिन उसमें से एक मखसूस मिकदार में भारत पानी ले सकता है। यानी चनाब से वो 12.5 मिलियन एकड़ फुट पानी ले सकता है। अच्छा। तो इसलिए जब वो पानी लेता है तो हम कहते हैं जी वो भारत पानी चुरा रहा है, भारत पानी चुरा रहा है, भारत पानी चुरा रहा है। अच्छा। असल जो सूरत है वो नहीं हम बताते, नहीं बता। और अब दरियाए रावी की आपने बात की, तो इसलिए इसको तो आप ख़त्म समझे ना। अब ये रूडा सिटी बसाने जा रहा है, उसमें इन्होंने रिहेबिलिटेशन का कोई मंसूबा तो बनाया, अल्लाह करे कि वो को परवान चढ़ जाए। तो अभी आप देखिए कि दरियाए रावी भी खुश्क हुआ। लाहौर में जो रिचार्ज का सिस्टम था वो भी डाउन जाता जा रहा है, बिल्कुल इफेक्ट हुआ। तो ये सारे माहौलियात पर असर हमने तो नहीं किया ना ये। बिल्कुल, और इसकी वजह से ही हम कह रहे हैं कि जनाब जो खुश्क साली सी सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है, तो उसके लिए हमें फौरी तौर पर इकदाम करने की ज़रूरत है। और इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारी हुकूमत के सर पर जाती है। तो सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।